हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक्स टू एम्प्लॉयमेंट के सफ़र में स्वागत है। और मैं आज इस वीडियो में यहीं से बात करूंगा। ठीक है, आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में यहाँ तक पूरा देख चुके होंगे। एफ़ का फार्मूला जो है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले 2 वीडियो आपको मिलेगा, वहाँ से आप देखिए पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये मिटाए नहीं है, ये जहाँ तक था वहीं से अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि अभी सेमीकंडक्टर चालू नहीं हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, दोनों के बीच का फोर्स क्या लगता है। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ हम बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है, मास हम कल नहीं लिखे थे। अच्छा कोई बात नहीं, लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 27 ग्राम। ठीक है, और प्रोटॉन पे हो जाता है 1.672 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। और न्यूट्रॉन पे कितना होता है 1.675 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। ये हो गया आपका मास। देखिए ग्राम में अगर ऑप्शन केजी में दे दे तो फिर आप यही लगा के मत आ जाना, उसके लिए आप चेंज कर लेना। चेंज कर लोगे ना, मतलब ग्राम से किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। वही करते हैं ना, कोई भी जैसे 1000 ग्राम है उसको 1 किलोग्राम कब बोलते हैं, जब 1000 को 1000 से डिवाइड करते हैं तब ना ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं, तो 1 बच जाता है, यानी कि 1 किलोग्राम हो गया। तो उसी तरह से इसको भी आप डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ पे देख लो 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 27 है। ठीक है, 28 होता है, ये माइनस 28 होता है, 27 नहीं होता है। ठीक है, 28 होता है। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तभी तो, ये तो ग्राम है ना, ये ग्राम है, ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में चेंज होगा। 1000 कहने का मतलब क्या होता है कि 10 के पावर कितना 3। ठीक है, इसको ऐसा ना लिख करके 10 के पावर 3 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए ये 10 के पावर माइनस 28, 10 के पावर माइनस 3 कितना हो गया 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम में ऐसे चेंज करना है। ठीक है, मतलब कि -3 ऐड हो जाएगा, माइनस 31 किलोग्राम। और ये 10 के पावर माइनस 24 है तो 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम, 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, इसी तरह से चेंज कर लीजिएगा। देखिए हम हर एक छोटा से छोटा चीज़ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा नहीं कि हम मान के चल जाएंगे कि आपको सब कुछ आता है। मैं ऐसा मानूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है, बेसिक एकदम जीरो है। ठीक है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊँ। ठीक है, तभी तो इतना डीप में हम जा रहे हैं। हालांकि हमारा टॉपिक था सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट सेमीकंडक्टर पी एन मटेरियल, पी एन डायोड ये सब चालू कर देते हैं। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन के बारे में ये सब जान जाओगे, आपका बेसिक ये जो भी है छोटा छोटा पॉइंट, ये सब छोटा छोटा पॉइंट, ये सबसे बहुत क्वेश्चन आपका मतलब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम समझ गए थे, हम यहाँ पे स्टॉप किए थे। अब यहाँ के आगे देखिए क्या होता है। ये हमारा फोर्स का फार्मूला है। ये कौन सा फोर्स है, तो ये अट्रैक्शन फोर्स की फार्मूला है। जैसे इसके बारे में लिखोगे, देखो इसको मिटाते हैं, अभी इधर थोड़ा सा बोर्ड खाली करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ आप लोग आई होप लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे। नहीं लिखे तो वीडियो को बैक करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हम इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए भी, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसा नहीं करना कि वीडियो को मतलब एक बार यहाँ से यहाँ नेक्स्ट प्ले करके नहीं देख लेना, मतलब वीडियो को भगा भगा के नहीं देखना। आपके पास टाइम नहीं है तो उसको 1.5x पे स्विच कर दो या फिर 2x पे स्विच कर दो, हाई स्पीड में करके देख लो, लेकिन पूरा सुनिए। ठीक है, कहीं ऐसा हो कि आप यहाँ से यहाँ बढ़ा दी लेकिन उसके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं समझ में आया, तो फिर आगे हम बोलेंगे तो फिर और कुछ नहीं समझ में आएगा। तो कोई भी वीडियो देखिए तो वो स्किप करके मत देखिए, थोड़ा सा उसका स्पीड बढ़ा लीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम बात किए थे, इसके बारे में अब बता रहे हैं। ये F क्या है, F बराबर यहाँ पर लिख लेंगे, ये अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन किसके किसके बीच का फोर्स है, तो देखो हम बताए थे ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का, या फिर इलेक्ट्रॉन और पूरा न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तभी तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अपोजिट चार्ज है तो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन के जगह पे आप न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, या फिर न्यूक्लियस भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, Q1 Q2 क्या है, दोनों चार्ज है बट अपोजिट चार्ज है। Q1 एंड Q2 आर बोथ आर अपोजिट चार्ज। यहाँ पे लिख लेंगे Q1 एंड Q2 बोथ आर अपोजिट चार्ज। ठीक है, ये चार्ज है बट दोनों अलग अलग चार्ज है। इसको आप Q1 मान लो इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को क्या मान लो, Q2 मान लो। ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है,
नोट्स आप लोग बनाना अच्छा से। मैं देखो, मेरा एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम कहीं भी लिख देते हैं, लेकिन आप उस सीक्वेंस को पकड़िए कि कैसे मतलब वहाँ गए, ठीक है। जैसे यहाँ के बाद हम यहाँ लिखे तो आपको यहाँ लिखना है, यहाँ के बाद मान लो यहाँ कुछ लिख देते, आप इस चीज़ को इसके नीचे नोट करेंगे अपनी कॉपी पे, ठीक है। अभी ऐसे जैसे तैसे नहीं लिखेंगे, मेरे पास बोर्ड छोटा है लेकिन समझाना है, कहीं जगह मिलता है तो वहाँ पर लिख के हम बता देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप सीक्वेंस में लिखते जाएंगे। आर क्या है, देखो आर क्या है, ये दोनों अपोजिट चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। ये आर बोलो, या फिर मान लो हम इस इलेक्ट्रॉन का और इस प्रोटॉन से हम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, इसके बीच का जो भी दूरी होगा, दूरी का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, आर का वैल्यू, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। मान लो कि हम इसके इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ और यहाँ दोनों का चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच का दूरी जो भी होगा कैपिटल आर तक है, मान लो 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आर क्या है, आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन क्या, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस देखो लिख लिया, प्रोटॉन भी लिख सकते थे लेकिन कहीं प्रोटॉन कहीं न्यूक्लियस, ताकि इससे आपको पता चले कि दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आपको इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है, अब यहीं से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आगे क्या होगा कि इसमें अब बताइए कि ये तो न्यूक्लियस है, ये जो ब्लैक वाला है ये तो न्यूक्लियस है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है और इसके बीच का ये डिस्टेंस आर है, मतलब हम इसके और इसके बीच का फोर्स निकालना चाहेंगे तो F1 बोलेंगे। मान लो कि इसके बीच का हम फोर्स निकाले, अट्रैक्शन फोर्स, उसका नाम दिया F1, ठीक है। सेम दूसरे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन हम यहाँ मान चुके हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन से अगर हम निकालेंगे न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना है, तो यहाँ के बीच के कुछ भी दूरी रहा होगा, आर का वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम मान लेते हैं क्या है, वो F2 है। दूसरे के लिए हम मान लेते हैं F2 है, अट्रैक्शन फोर्स दोनों के बीच का क्या है, F2 है। फिर अगर मान लो कि थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का हम अट्रैक्शन फोर्स फाइंड करना चाहें, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, यहाँ पे हम कैपिटल आर माने तो कैपिटल आर का वैल्यू पुट करके जो भी कैलकुलेट करके एफ का वैल्यू मिलेगा उसका हम नाम दे देते हैं F3। थर्ड ऑर्बिट में देखो लिखें F3, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में F2 लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक F3 लग रहा है। F1, F2, F3 अलग अलग नाम है, इसका मतलब अलग अलग अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है उसका कुछ फोर्स ज़्यादा क्या होगा वो तो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स होगा वो अलग होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा अलग होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा अलग होगा, ठीक है। लेकिन अब ये बात समझना है कि किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा, किस में कम फोर्स लगेगा। वो आप खुद सोचो कि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कम होगा या ज़्यादा होगा। तो यहाँ से एनालिसिस करेंगे कि आर का वैल्यू डिनोमिनेटर में, मतलब हर में, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना ज़्यादा बड़ा होगा फोर्स उतना ही कम होगा ना, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप ये खुद देखो कि जब आर का वैल्यू बढ़ेगा तो एफ का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये का आर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो डिवाइड करके टोटल जो वैल्यू आएगा वो घटेगा ना। जैसे मान लो कि 1/2 का वैल्यू कितना हो गया, 0.5, और 1/4 का वैल्यू कितना हो गया, 0.25। तो क्या हम देख रहे हैं कि अगर नीचे का वैल्यू बढ़ाते हैं, पहले 2 था तो इतना वैल्यू आया, अब 4 कर दिए नीचे का तो इतना हो गया, तो वैल्यू बढ़ा रहे हैं ये, तो ये घट रहा है। तो यहाँ से यही समझ में आता है ना, इन्वर्सली का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे आर का डिस्टेंस जिसका ज़्यादा है, जिसका आर का डिस्टेंस ज़्यादा है उसका फोर्स क्या होगा, कम होगा। ये अगर कम है तो ये ज़्यादा होगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि आर का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो एफ का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अब बताइए कि सबसे ज़्यादा आर का वैल्यू किस में है, इसके बीच का दूरी, आर क्या डिस्टेंस है, इसके बीच का डिस्टेंस है ये, इसके बीच का डिस्टेंस ये, और इसके बीच का डिस्टेंस ये, मतलब सबसे कम डिस्टेंस ये है, सबसे कम डिस्टेंस ये है, इसका वैल्यू क्या है, F1 है। मतलब जिसका कम डिस्टेंस होगा उसका फोर्स क्या होगा, जिसमें कम होगा उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, कम होगा, इन्वर्सली है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो इसके बीच का फोर्स जो होगा, ट्रैक्शन फोर्स, वो बहुत ज़्यादा होगा। और सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस जो होगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे, जैसे यहाँ पे रखेंगे तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर पता चल रहा है कि F1, F2, F3 में हमें क्या रिलेशन मिला कि F1 सबसे बड़ा है अट्रैक्शन फोर्स, तब क्या है, F2 है, उसके बाद F3 है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप पूरा समझ गए होंगे कि अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है। मतलब कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगा, जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम होगा, जितना कम दूरी रहेगा अट्रैक्शन फोर्स उससे ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, F1 इज ग्रेटर देन F2, F2 इज ग्रेटर देन F3, मतलब सबसे बड़ा क्या है, F1 है। सबसे बड़ा फोर्स किस में लग रहा है, F1 में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे when distance increase then when distance increase then attraction force decrease,
ठीक है। व्हेन डिस्टेंस इंक्रीज देन अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज, जब दूरी बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी पॉसिबल है कि जब दूरी को घटाएंगे, डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लीजिए, ठीक है। और इसी का मेन रीज़न यही है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जब भी आप देखे होंगे कि कोई भी, मान लो कि ये कोई भी ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हम हीट देते हैं चाहे कुछ भी देते हैं, आप कभी पढ़े होंगे कि चार्ज को डोनेट करते हैं, चार्ज को गेन करता है, तो हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ही इधर उधर जाता है। अभी आप सुने हो कि ये पहला ऑर्बिट न्यूक्लियस के बगल वाला ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है? नहीं, इसका मेन रीज़न यही है कि जब ये दूर है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है ना, लास्ट ऑर्बिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब सबसे बाहर का ऑर्बिट। और जितना ज़्यादा बाहर होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस से दूरी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, सबसे कम होगा। अगर ये दूरी बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से बहुत लूजली बॉन्डेड होगा, मतलब बहुत ही कम फोर्स के साथ अट्रैक्शन फोर्स होगा उसका, मतलब थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो बाहर निकल जाएगा। जो नज़दीक होगा वो टाइटली बॉन्डेड होता है, जो ये नज़दीक है इलेक्ट्रॉन F1 सबसे ज़्यादा है, मतलब इसके बीच का फोर्स क्या है, ज़्यादा है, मतलब ये बहुत फोर्स के साथ अपनी ओर खींचता है। तो इसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी कोई भी एटम पे ये एनर्जी देते हैं, जब भी कोई एटम पे एनर्जी देते हैं तो यहाँ जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। वो बाहर निकल के फ्री हो जाता है या फिर किसी के साथ शेयरिंग कर लेता है, उसका ऑक्टेट पूरा कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स उसमें कम होता है। ये क्लियर हो गया? चलिए यहाँ तक हम क्लियर कर लिए। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ऑलवेज सिंगल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है क्यों यहाँ पर लिख लेंगे, इसके नीचे भी लिख सकते हैं, बिकॉज क्यों न्यूट्रल है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल इन एटम, ठीक है। क्यों ये होता है, क्योंकि बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल, जो कि कल मैंने बताया था कि +2 -2 क्या होता है, 0 मतलब वो न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और एक चीज़ और, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से एक चीज़ और याद आया मुझे, उसमें ये याद रखिएगा कि मास ऑफ जो न्यूक्लियस होता है वो मास ऑफ होल एटम के इक्वल होता है। जैसे मैं कोई कल बता रहा था कि एक कोई एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी सिलिकॉन, जर्मेनियम, किसी का भी एलिमेंट मतलब एटम ले लेते हैं, ठीक है। उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, एक चीज़ हमें देखना होता है एटॉमिक नंबर, कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, दूसरा उसका एटॉमिक मास क्या है, उसी से उसका पहचान होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर से डिसाइड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर से डिसाइड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो गया तो आपको बताए थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये दोनों हो गया इक्वल, ये तीनों आपस में इक्वल है। क्योंकि एटॉमिक नंबर, मान लो एग्जांपल, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 14, तो ये तीनों इक्वल होता है, ठीक है। दो चीज़ देखा जाता है, एक एटॉमिक नंबर, दूसरा एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास से रिलेटेड एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी ये पूरा एटम है, पूरा एटम का जो वजन होगा वो जितना न्यूक्लियस का वजन होगा उसके बराबर होता है, ठीक है। पूरा एटम का जो वजन होगा, मान लो कि ये एटम है, एक बॉल ले लिए, गेंद जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वो गेंद को मान लेते हैं क्या है, एटम है, सर्कुलर शेप का है। तो उस गेंद का जो भी टोटल वजन होगा उसके बीच का जो न्यूक्लियस होगा उसके वजन के इक्वल होगा, ये होता है। तो एटॉमिक मास में आप ये याद कर लेंगे, एटॉमिक मास में आप ये लिख सकते हैं, वेट ऑफ एटम, पूरा एटम का वेट जो होगा वो वेट ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल होगा, वेट ऑफ न्यूक्लियस, राइटिंग पर ध्यान नहीं देना, ओके। तो ये चीज़ हो गया, वेट ऑफ एटम इज इक्वल टू वेट ऑफ न्यूक्लियस, ये दोनों इक्वल होता है, देखो इक्वल का साइन है, क्लियर है। तो ये भी कंसेप्ट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक पहुँच गए।
अब ओवरऑल एटम के बारे में मैं पूरी जानकारी दे दिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी दे दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कहाँ रहता है, क्या उसका काम है, ठीक है, कैसे वो एनर्जी को वहाँ से किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना है, तो कौन सा एटम फ्री होता है वो भी आपको पता चल गया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ही फ्री होता है, आप न्यूक्लियस के नज़दीक वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता चला कि क्यों यही फ्री होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्री होता है, इसका मेन रीज़न क्या है, इसके बीच का जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा दूरी बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा वो क्या होगा, कम उसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी लिखे थे ना F1 F2 F3, तो इससे आप क्लियर समझिए कि जितना ज़्यादा दूर जाएंगे वो न्यूक्लियस से कम टाइटली बॉन्डेड होगा, कम मतलब थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे वो निकल जाएगा। जैसे एक जनरल एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं तो बहुत ही मतलब प्रोटेक्शन मिलता है, बाहरी लड़के से नहीं जा सकते हैं, कोई बुलाया तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि घर में गाइडेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत ही डर रहता है। तो मतलब घर में रहते हैं, घर के आसपास भी रहते हैं, तो भी बाहर हम नहीं जा सकते, मार्केट नहीं जा सकते, खेलने कहीं नहीं जा सकते हैं दूर, ठीक है। लेकिन जब हम घर से कुछ दूर जब बड़े हो गए, पढ़ाई करने गए, तो फिर हमारा घर तो यहीं है, हम पढ़ाई करने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर चल गए, जो कि हमारे लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, मतलब दूर चले गए, तो घर से मेरा दूरी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जब घर से ज़्यादा दूरी हो गया तो फिर हमारे और घर के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, मतलब उतना अब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पाबंदी नहीं है, उतना हमें कस्टडी में नहीं रखा जा रहा है, ठीक है। मतलब हम थोड़ा सा फ्री हो गए, थोड़ा सा भी दोस्त बोला हेलो चलो ना थोड़ा सा घूम के आते हैं, चलो ना कुछ खाने का मन कर रहा है, चलो ना कुछ खेलते हैं, चलो ना मूवी देखते हैं, चाहे जो भी हो, तो फिर हम उस समय फ्री रहते हैं, डिसाइड कर लेते हैं खुद ही, चलो यार क्या हो जाएगा, 1 घंटा में करके आते हैं, चलो बात इसका मान लेते हैं, चलो वो बुला रहा है बुला रही है जो भी है, तो हम लोग मिल के आते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे और घर के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, उतना हम टाइटली बॉन्डेड नहीं रहते हैं घर के साथ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो जाता है, फिर भी इसका यूज होता है, कंडक्शन कर लेता है, सेटल्ड हो जाता है, अपना काम कर लेता है। लेकिन कहीं ऐसा ना कि हम लोग फ्री हो जाए, इतना फ्री हो जाए कि घर से अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो फिर हम ऐसा फ्री हो जाए कि पूरा लाइफ ही ख़राब हो जाए, जो भी बुलाए चले गए, मिल लिए, पार्टी कर लिए, घूम लिए, वीडियो देख लिए, लेकिन हम जिस काम के लिए गए थे घर से बाहर वही काम नहीं हुआ, तो फिर वो गलत चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा फ्री नहीं होना है, इसीलिए घर से अट्रैक्शन फोर्स अच्छा रखना है, ताकि आपको कोई भी बाहरी एलिमेंट आपको एनर्जी देकर आपको डिस्टर्ब करके बाहर ना निकाल दे, आप अपने ऑर्बिट में रहिए, सेफ रहिएगा, ठीक है, टाइटली बॉन्डेड रहना है। क्लियर है, तो यहाँ तक हो गया। एक चीज़ और लास्ट चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं, और वो टॉपिक लास्ट हो जाएगा, उसके बाद हम सेमीकंडक्टर चालू करेंगे, पूरा एटम का कहानी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक चीज़ और बताएंगे कि जैसे ये एटम है, इसको मिटा के एक फ्रेश फिगर बनाते हैं, ठीक है। देखिए, एटम से रिलेटेड एक और चीज़ दिखाते हैं, मतलब अभी आपको ये बताएंगे कि आप तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन एटम में रहता है, यहाँ तक अभी तक पूरा क्लियर समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, एटम में रहता है, ठीक है। लेकिन एटम के अंदर कहाँ रहता है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे हेडिंग डाल दें, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड लिख देते हैं, ठीक है, एटम लिखते हैं, इन एन एटम, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो सबसे पहले हम एक फ्रेश फिगर बना लेते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों रहता है, ठीक है। इसके ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है, ये एटम हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें पहला में तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा में 8 होगा ना, 4 5 6 7 8। ये भी फार्मूला बताए थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केप्ट इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू, फार्मूला था 2n², मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं किसी ऑर्बिट में, उसका फार्मूला हम बता दिए थे 2n², ठीक है। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 हो गया, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे मतलब दूसरा ऑर्बिट की बात करेंगे तो 2 पुट करेंगे, तीसरा ऑर्बिट की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला था, तो इससे हम डिसाइड कर सकते थे 2 8 बाकी 18 जो भी होगा। तो हम अभी एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये एटम है, इसका पूरा का नाम क्या है, एटम है, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, और ये सेकेंड ऑर्बिट, और ये थर्ड ऑर्बिट। ये हमारा ऑर्बिट है, मतलब ये भी पता चल गया कि पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको नाम एटम देते हैं, एटम के जो बीच वाला भाग उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये जो बाहरी है कच्चा है इसको ऑर्बिट बोलते हैं। एक चीज़ और याद रखना कि ऑर्बिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ऑर्बिट को ही क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ये क्लियर हो जाइए, ऑर्बिट को ही क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, या फिर इसी को एनर्जी लेवल बोलते हैं,
एनर्जी लेवल, ठीक है। इसी को एनर्जी लेवल बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। क्लियर है। ऑर्बिट, सेल, एनर्जी लेवल तीनों इसी का नाम है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा, आंख बंद करके भी आप बता दोगे कि कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो आप बोलोगे एटम में रहता है, पहला जवाब। वो बोलेगा नहीं, एटम के अंदर कहाँ रहता है, तो फिर आप एक स्टेप अंदर जाओगे, बोलोगे एटम के अंदर जो ऑर्बिट होता है उसमें रहता है, या फिर उसको सेल बोलो या फिर उसको एनर्जी लेवल बोलो। तो आप ये बोलोगे ना कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, तो एटम के अंदर रहता है। एटम में कहाँ रहता है, तो एटम में ऑर्बिट में रहता है, चाहे सेल में बोलो या फिर एनर्जी लेवल, तीनों सेम है। आप बोलोगे एटम के अंदर ऑर्बिट में रहता है, सेल में रहता है, लेकिन नहीं, एक चीज़ और अंदर जाओगे, थोड़ा सा और जूम करोगे, मतलब कि थोड़ा सा और जूम करके देखोगे तो ये ऑर्बिट के अंदर एक चीज़ होता है, ऑर्बिट के अंदर एक चीज़ होता है। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में होता है, एटम में होता है। एटम को जैसे ही जूम करके देखें तो इसमें क्या दिखा, कह रहे गोल गोल ऐसा क्या है, ऑर्बिट है, सेल है। तो यहाँ पे बोलोगे एटम के अंदर ऑर्बिट में रहता है, ऑर्बिट में रहता है, या सेल बोलो, सेल में रहता है, या एनर्जी लेवल में रहता है। यही तीन चीज़ बोल सकते हैं ना कि तीनों का नाम सेम है। लेकिन नहीं, इसके बाद भी अगर जूम करके हम देखेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा कि इसके अंदर भी क्या है, सब सेल है, सब सेल। इसके अंदर जूम करके देखेंगे तो ये एनर्जी लेवल के अंदर क्या होता है, सब सेल होता है, ठीक है, सब सेल होता है। सब सेल के अंदर भी जूम करके देखेंगे तो फिर वहाँ पे मिलेगा हमें ऑर्बिटल, वहाँ इलेक्ट्रॉन होता है। देखो हम लोग जानते थे एटम में होता है, एटम के बाद थोड़ा सा नॉलेज पढ़ा तो जान गए कि ऑर्बिट में होता है, या फिर सेल में, या फिर एनर्जी लेवल में होता है। लेकिन फिर और जूम करके देखेंगे तो उसके अंदर भी एक जगह है, उसका नाम है सब सेल में रहता है। फिर सब सेल को भी जूम करके देखेंगे तो उसमें एक और जगह का नाम है जिसका नाम है ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर है, ठीक है, ऑर्बिटल में रहता है। क्लियर है। और ऑर्बिटल के अंदर भी जूम करके देखेंगे तो वो जहाँ पे एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन रहता है उसका नाम है एनर्जी स्टेट। उसका नाम क्या है, एनर्जी स्टेट। तो देखिए अब थोड़ा सा आपको डेप्थ में नॉलेज मिला। एनर्जी स्टेट यहीं पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। एनर्जी स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन रहता है। मान लीजिए चेयर है, चेयर पे बैठा हुआ है, एनर्जी स्टेट में है। जैसे सिंपल एक चीज़ देखिए, आपको एक चीज़ समझा रहे हैं। जैसे मेरा लोकेशन कोई पूछेगा, अभी हम कहाँ पे, रूम के अंदर है, लेकिन ये रूम कहाँ पे है, तो कोई एक डिस्ट्रिक्ट में, गांव के नाम है मान लो, उस गांव में आएगा। वो गांव कहाँ है, एक डिस्ट्रिक्ट में आएगा। वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कोई ना कोई एक स्टेट में आएगा। वो स्टेट कहाँ पे है, वो कोई ना कोई कंट्री में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि हम अभी क्या है, हम अभी इंडिया में हैं, हम अभी इंडिया में है ना, इंडिया में है। हमें मान लो यूएसए वाला जूम करके हमारा एग्जैक्ट लोकेशन देखना चाहेगा अभी, तो अभी हम कहाँ पे जूम करेगा पूरा मैप को, तो सबसे पहले दिखेगा कि इंडिया है, यहाँ पे लोकेशन शो हो रहा है। इंडिया के और जूम करेगा तो फिर दिखेगा कि कोई स्टेट है। स्टेट अभी फ़िलहाल हम केरल में है, नाम शो कर देते हैं। उसके बाद जूम करेगा, इंडिया को जूम करेगा तो फिर दिखेगा केरल में है, ठीक है। जैसे इसको भी और जूम करेगा तो केरल में त्रिवेंद्रम में ये डिस्ट्रिक्ट में शो करेगा। देखिए स्टेट का नाम केरल हो गया। थोड़ा सा और जूम करके देखा तो देखा कि त्रिवेंद्रम नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये बंदा है, मतलब मैं हूँ, ठीक है। फिर दिखेगा कि त्रिवेंद्रम में एक घर है, एक घर है, त्रिवेंद्रम में एक घर है, ठीक है। इस घर में ये आदमी है। उस घर में भी जूम करके देखेगा तो बोलेगा कि यहाँ पे एक चेयर लगा हुआ है, यहाँ पे एक चेयर लगा हुआ है। देखो चेयर बन गया ना, यहाँ पे एक चेयर लगा हुआ है, इस चेयर पे हम बैठे हैं, मतलब बैठे हैं चाहे जो भी, मान लो कि हम यहाँ पे चेयर पे बैठे हैं, ठीक है। तो यूएसए वाला जब जूम कर करके देखेगा तो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे कौन है, तो मैं हूँ आनंद, जिसको शॉर्ट में लिख दो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए यूएसए का कोई आदमी हमें ढूंढना चाहता है तो पूछेगा कि आनंद कहाँ है, तो बताएगा कोई जूम करके कि इंडिया में है। बोलेगा नहीं, और एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। इंडिया तो है, इंडिया तो बहुत बड़ा है, उसमें कहाँ है कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा और जूम करो उसका, तो एक स्टेट में आएगा। इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, तो उसमें केरल में है। बोलेगा नहीं, केरल तो बहुत बड़ा है, केरल कहाँ पे है, केरल में कहाँ पे है, तो केरल में जूम करेगा तो एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा जिसका नाम है त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम में है। बोलेगा नहीं, डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़ा है, उसमें एक इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, डोनाल्ड ट्रंप बोल के रखा है। तो त्रिवेंद्रम में जूम करेगा तो अच्छा ये घर का जो लोकेशन है यहाँ पे शो होगा। बोलेगा उस घर में कौन सा रूम में है ये बताओ, तो उस घर में एक रूम है, रूम नंबर 1, ये रूम नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। इस रूम नंबर 1 में एक चेयर है, उस पर बैठा है। तो फाइनली आनंद मिल गया, चेयर पे बैठा है, तो आनंद मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो चेयर पे बैठा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टेट, जो एनर्जी स्टेट पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। क्लियर है। अब इस एनर्जी स्टेट के बाद क्या है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल त्रिवेंद्रम में है,
ठीक है। इस घर में, सॉरी ये चेयर को हम लोग एनर्जी स्टेट बोले ना, ये एनर्जी स्टेट कहाँ पे, ऑर्बिट, सॉरी ये चेयर कहाँ पे, घर में है। इस घर को हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल। इस घर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल, ठीक है। इस घर को हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल, ठीक है। ये घर कहाँ पे है, त्रिवेंद्रम में। तो त्रिवेंद्रम में हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, सबसेल, सबसेल, ठीक है। और सबसेल कहाँ है, ये त्रिवेंद्रम कहाँ है, कोई एक स्टेट में, स्टेट का नाम क्या है, केरल। तो केरल को मान लो क्या है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिट, ठीक है। और ये ऑर्बिट कहाँ पे है, ऑर्बिट कहाँ रहता है, पूरा एटम में रहता है। मतलब ये स्टेट केरल जो कहाँ है, वो पूरा किस में, इंडिया में। इसको क्या मान लो, एटम। देखो ये रिलेशन हो गया आपका। मतलब फाइनली आनंद का एग्जैक्ट लोकेशन इस चेयर पे था, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन ये कहाँ बैठा है, तो एनर्जी स्टेट पे बैठा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको जूम करोगे तो आपको सबसे पहले एटम दिखेगा। एटम में कोई पूछे कहाँ पे है, तो बोलना ऑर्बिट में है, चक्कर लगा रहा है, अच्छा ठीक है। ऑर्बिट में और जूम करके बताओ कहाँ पे, तो सबसेल में है, ठीक है, सबसेल में है। सबसेल में जूम करके देखो कहाँ पे है, तो सबसेल में एक घर है जिस घर का नाम है ऑर्बिटल, ठीक है। उस ऑर्बिटल में और जूम करो, वो कहाँ पे, उस घर में। तो उस घर में रूम नंबर 1 में एक चेयर पे बैठा है, जिस चेयर पे बैठा है उसी को बोलते हैं एनर्जी स्टेट, इसी पे आनंद बैठा है। तो ये एनर्जी स्टेट मतलब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाके बैठा है इसके अंदर। तो आई होप इतना डेप्थ नॉलेज आपको पहली बार सुनने को मिला होगा कि एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रॉन आखिरकार एटम के अंदर रहता कहाँ है। सब लोग पता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन रहता है, चक्कर लगाता है, लेकिन उसके अंदर एग्जैक्ट लोकेशन उसका क्या है, जैसे कि हेडिंग है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, तो उसको बोलना है एनर्जी स्टेट में। क्लियर है। चलिए तो थोड़ा सा अब सबसेल और ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं, ताकि वहाँ से आप जान जाओगे तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में आसानी होगी। 1s2, 2s2, 2p6 ये सब चीज़ जो होता है वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इस फिगर को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, आप इस मैप को याद रखिएगा, रफ में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, इसी फिगर को हम ऐसा भी बना सकते हैं ना। देखिए ये हमारा यहाँ पे मान लेते हैं कि ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें पहला ऑर्बिट बनाएंगे तो कुछ पहला ऑर्बिट ऐसे होकर गुजरेगा, दूसरा ऑर्बिट बनाएंगे तो दूसरा ऑर्बिट ऐसे निकलेगा, ठीक है। तीसरा ऑर्बिट ऐसे। आप सोचोगे कि ये इतना सारा लाइन क्यों कर रहे हैं, अभी देखिए हम आपको क्लियर करते हैं। देखिए ये अगर पहला है, ये पहला है, ये दोनों मिलके दूसरा है, और ये तीनों मिलके तीसरा है, ठीक है। ये पहला, ये दोनों मिलके दूसरा है। जैसे कि ऑर्बिटल के अंदर जूम करोगे तो सबसेल मिलेगा। सबसेल मतलब सेल का भी अलग से एक सेल, ये तो सेल था, इस सेल का एक अलग सेल। देखो पहला जो होता है ना न्यूक्लियस के बगल में, उसमें एक ही सबसेल होता है, ठीक है, जिसका नाम होगा क्या होगा, जिसका नाम होगा एस। अच्छा एक टेबल बना देते हैं पहले, तब आपको समझ में आएगा। ये एन का वैल्यू है, एन बराबर 1 मतलब पहला ऑर्बिट, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों मिलके एन बराबर कितना हो गया, 2 मतलब ये दूसरा ऑर्बिट है। ये तीनों मिलके एन का वैल्यू कितना हो गया, मतलब 3, ये तीसरा ऑर्बिट है, ठीक है, तीसरा ऑर्बिट है। तो हम यहाँ पे एन का वैल्यू अगर लिखें 1 2 3, इसमें हम सबसेल लिखें, एन में सबसेल कितना होगा, एन ऑर्बिट में सबसेल कितना होगा, एन का वैल्यू फर्स्ट है मतलब पहला ऑर्बिट में कितना सबसेल होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एन में 1 होगा, एस। क्लियर है। एन ऑर्बिट में मतलब पहला ऑर्बिट में एक ही सबसेल होगा जिसका नाम क्या होगा, एस होगा। दूसरा में कितना होगा, 2 होगा, एस पी होगा। तीसरा में एस पी डी होगा, और चौथा में एस पी डी एफ होगा। मतलब चौथा जो होगा, मतलब 3 ही बनाए, एक चौथा मतलब 4 ठो जो आएगा उसको जूम करेंगे तो 4 ठो मिलेगा, चारों में एस पी डी एफ होगा। क्लियर है। ये सब चीज़ आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम पहली बार बता रहे हैं, आपको सब पता होगा, मैं जानता हूँ इतना चीज़, लेकिन आपको अभी रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आगे हमारा जो भी टॉपिक आएगा उसमें आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये सबसेल हो गया। सबसेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। ये एक ऑर्बिट होता है ना, ऑर्बिट को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, तो इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिट के बाद क्या होता है, सबसेल। तो पहला ऑर्बिट में कितना से सबसेल, 1 जिसका नाम होगा एस, दूसरा में कितना 2 एस पी, तीसरा में एस पी डी, चौथा में एस पी डी है, ठीक है। अब देखिए इस सबसेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। सबसेल के अंदर ही होता है ना ऑर्बिटल, जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है ना हमारा घर था, ठीक है। तो सबसेल यहाँ पे लिखेंगे, सबसेल, सबसेल कौन कौन है, एस पी डी एफ। एस सबसेल है, एक पी भी होता है, एक डी होता है और एफ होता है, इतना ही सबसेल होता है ना, ठीक है। अब इस सबसेल के अंदर कितना ऑर्बिटल है, इसमें ऑर्बिटल की संख्या कितना है, तो आपको पता है एस में 1 होता है, पी में 3 होता है, डी में 5 होता है, एफ में 7 होता है, ठीक है। ये होता है ना, ये इतना सारा सबसेल में आपको 1 3 5 7 में अब आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन रहता है। ये नहीं आए ऑर्बिटल कहने का मतलब क्या, वो घर की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल यहाँ पे घर बनाए थे।
ठीक है। उस घर में कितना रूम है, एस नाम के ऑर्बिटल में एक्स कितना रूम है, 1 रूम है। पी नाम का जो घर है उसमें कितना रूम है, 3 है। डी नाम का जो घर है उसमें 5 रूम है। एफ नाम का घर है उसमें 7 रूम है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए ये तो हमारा बन गया, ये हमारा काम यहाँ तक हो गया। ये पहला है, पहला में हम लोग कितना है, एस है, तो एक, और एस में कितना ऑर्बिटल है, 1 है। देखो पहला सबसेल में एक हम यहाँ पे घर बना दे रहे हैं ऐसा, ठीक है। इसका नाम क्या हम दे दें, एस दे देते हैं, ऊपर लिख देते हैं एस, ठीक है। दूसरा में कितना है, एस पी, दूसरा में सबसेल कितना है, एस पी, इसलिए हम पहले ही 2 बना दिए। इसको एस नाम दे दो, इसको पी दे दो। और एस में कितना होता है ऑर्बिटल, तो एस में एक ही घर होगा ना, एस में एक ही रूम है ना। एस नाम के घर में, एस नाम की बिल्डिंग में, जैसे बिल्डिंग होता है ना, सबका घर के आगे नेम प्लेट होता है, तो उसका एस नाम है। एस के अंदर कितना रूम है, तो एक ही रूम है। पी के अंदर कितना रूम है, 3, तो यहाँ पे 3 रूम बना लो, 1 रूम, 2 रूम और यहाँ पे 3 रूम, ठीक है। बी में कितना है, तीसरा में कितना है, अच्छा एस पी डी, पहला यहाँ पे एस, ये पी का है, ये डी का है। एस में कितना रूम होगा, एस नाम के बिल्डिंग में एक ही रूम होगा। पी में कितना होगा, 3 होगा, 1 2 3। डी में कितना होगा, 5 होगा, 1 2 3 4 5, ये होगा ना, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग बना लिए, क्लियर है। चौथा लेंगे तो उसमें एस पी डी एफ लिखेंगे, एस पी डी एफ, उसमें फिर 1 3 5 7 सब बनेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सेम इसी तरह से होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब आपको पता है कि इसका नाम क्या है, ये जो घर बना है इसका नाम क्या है, ऑर्बिटल। देखो साइड में हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको इंडिकेट करके बाहर ले करके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। और ये ब्लू लाइन को क्या बोलते हैं, सबसेल बोलते हैं। इस ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, एनर्जी स्टेट। तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 एनर्जी स्टेट होता है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 एनर्जी स्टेट होता है, ठीक है। सब में 2 ही होगा, मतलब 2 घर, जैसे कि यहाँ पे हम घर बनाए थे ना, उसका हम लोग नाम क्या दिए थे, ऑर्बिटल। इसमें हम एक ही चेयर बनाए थे ना, इसमें हम एक ही चेयर बनाए थे ना। इस एक चेयर में हम तो अपने लिए बनाए थे, लेकिन एक घर में मैक्सिमम कितने लोग रख सकते हैं, 2 लोग। यहाँ पे एक और चेयर होगा, ठीक है, यहाँ पे एक और चेयर होगा, 2 चेयर है, मतलब एक घर में 2 चेयर 2 बेड होता है। उसी तरह से इसका भी घर में 2 एनर्जी स्टेट होगा, 2 चेयर होगा। देखो हम चेयर बना दिए, सब में 2 होगा, सब में 2 होगा, मतलब यहाँ पर अब आके इलेक्ट्रॉन बैठेगा, ठीक है। इसके चेयर पे आके इलेक्ट्रॉन बैठेगा। और इस चेयर का नाम क्या है, इस चेयर का नाम क्या है, जैसे इस चेयर का नाम अगर लिखना चाहें, देखो ये चेयर है ना, इसको टच करा के यहाँ पे बाहर लेकर आते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टेट। एनर्जी स्टेट, इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहता है, असली जो जूम करके देखोगे यहीं पे इलेक्ट्रॉन रहता है, क्लियर है। चलिए, आई होप आप लोग को लिंक हो रहा होगा कि कैसे चीज़ ये हो रही है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको देखो, ये पहला ऑर्बिटल, पहला सबसेल है, इसको हम 1s लिख दिए। दूसरा में सबसेल में 2s 2p 3s 3p 3d। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना, 1s 2s, उसके बाद 2p 3s 3p 3d, ये लिखते हो ना, इसी तरह से आगे जाता है ना। अब एस में मैक्सिमम कितना हो सकता है, एस में मैक्सिमम, अब देखो एस है ना, एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 रहेगा ना। पहला ऑर्बिट के, पहला सबसेल के एनर्जी स्टेट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 ही ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखोगे, मैक्सिमम 2 रह सकता है। एस जहाँ भी होगा मैक्सिमम देखो 2 ही है ना, कहीं भी एस देखो, थर्ड ऑर्बिट में एस देखो तो इसमें भी 2 है। सेकंड ऑर्बिट में एस का वैल्यू देखो तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ भी एस का इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा। मतलब जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे मैक्सिमम कितना होता है, 2 ही होता है ना, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। पी की बात करेंगे तो पी यहाँ पे देखो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें बैठेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ ये चेयर बनाए थे सब जगह क्या बैठेगा, इलेक्ट्रॉन बैठेगा, ठीक है। तो 2 2 4 2 6, मतलब पी में कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा, 6। इस पी में भी कितना, 6। डी में कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 10। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10। ये सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। और ये 1 2 2 2 ये दोनों मिलकर क्या है, इसका है ना, ये दोनों 2 क्या है, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 3 3, ये तीनों 3 3 क्या है, थर्ड ऑर्बिट है। आप इसको और अच्छा से लिखना चाहो और समझने के लिए तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है। ये दोनों यहाँ से यहाँ तक मिलके ये क्या है, सेकेंड ऑर्बिट है। और ये तीनों यहाँ से यहाँ तक मिलके ये थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्लियर हो गई इस फिगर से यहाँ पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन खुद काउंट कर सकते हो। पी में मैक्सिमम कितना, 2 4 6। डी में कितना, 2 4 6 10। एफ में कितना, एफ में मैक्सिमम कितना होगा, 7। जब एनर्जी स्टेट होगा, जब 7 एनर्जी स्टेट होगा, सॉरी 7 ऑर्बिटल होगा, मतलब 7 तो ऐसा ऐसा घर होगा, तो सभी घर में 2 2 चेयर लगा हुआ है, तो टोटल कितना चेयर हो जाएगा, 14 ना। तो 14 4 में इसके लिए, एफ के लिए 7 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 14। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पे 2 6 10 14 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
मैक्सिमम 2, इसमें 6, डी में 10, एफ में 14, यही होता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। आप यहाँ से भी काउंट कर लिए, एस में मैक्सिमम 2, कहीं भी एस होता है उसमें सब में 2, पी में देख लो 2 4 6, 2 4 6, डी में देखो 10, एफ में 14। तो आप ये पूरा चीज़ समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। किसी किसी केस में आगे पीछे होता है, वो अलग केस है, उतना केमिस्ट्री में डीप में नहीं जाना है, ठीक है। अब जैसे हम सिलिकॉन की बात करेंगे, ठीक है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 14, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 2 2 4, 14 क्या दिखा रहा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना होता है, अभी तो बताएं एटॉमिक नंबर में मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है सिलिकॉन में 14, तो ये सब वैल्यू क्या शो करता है इलेक्ट्रॉन का, ये सब वैल्यू क्या शो करता है इलेक्ट्रॉन का। अब हमें 14 लेना है तो देखो 2 2 4 6 10 2 12 और इसमें मैक्सिमम 6 है ना, लेकिन हम कम तो रख सकते हैं, इसमें कितना रखेंगे 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, पी का वैल्यू 2 रख देंगे। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जैसे 1:2, 2s2, 2p6, अभी मैक्सिमम जाएंगे, हमें 14 लेना है ना, 2 2 4 6 10, 3s2, उसके बाद क्या लेंगे 3p। अब देखो 2 2 4 6 10 2 12 हो गया, हमें 14 इलेक्ट्रॉन सजाना है, 12 तो हो गया। अब पी में तो मैक्सिमम 6 ले सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कितना 12 + 2 14, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ये बॉक्स को ऐसे ना समझ के आप ये भी बनाए होंगे, एस के लिए 1 बॉक्स, पी के लिए 3 बॉक्स, 1 2 3, डी के लिए 5, मतलब ये बनाए हो 1 2 3 4 5 बनाए हो ना। एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, ऐसे किए हो। पी में कितना होता है 1 2 3 4 5 6, टोटल पी में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 6। तो वही तो मैं भी बता रहा हूँ कि पी में कितना होता है 6 होता है। कितना ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल 1 2 3, तो उसको हम इसमें समझाएं, एकदम ऑर्बिट में समझाएं, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि एटम के अंदर ये सब चीज़ होता है। समझाने के लिए ऐसे हमें समझाया जाता है बॉक्स बना के, एग्जैक्टली ऐसा होता है, ठीक है। उसी तरह से डी का तो सब चीज़ तो हम यहाँ पे डेटा में लिख दिए, पूरा क्लियर हो गया ये चीज़। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं समझ में आ गया, ये क्या है इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट ये सब है, तो ये पूरा आपको समझ में आई होप आ गया। अगर इसमें कुछ डाउट है, कहीं नहीं समझ में आया, तो आप उस बात को मेंशन कीजिए कमेंट में, मैं वहाँ पे आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का जितना भी हमने ये सब चीज़ें बताया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो पूरा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमें ज़रूरत थी आगे सेमीकंडक्टर में, वो हम पूरा चीज़ बता दिए, हमें जो ज़रूरत थी। बाकी तो बहुत कुछ इसमें है, ठीक है, हमें उतना डीप में नहीं जाना है। ये सब कैसे होता है, तरह तरह के एग्जांपल लेके हमें तो बताना नहीं है, हमें जो भी कंसेप्ट देना है, आई होप आपको क्रिस्टल कंसेप्ट दिए हैं, कहीं से भी ऐसा नहीं कि कन्फ्यूजन वाला है, हर एक चीज़ को लिंक करके आपको बताए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर कोई बात नहीं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं छोटा मोटा, ठीक है। वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक 2-4 ठो इसमें क्वेश्चन डाल देंगे, आप उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में यहीं से चालू करूँगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर से चालू करूँगा। ये सब चीज़ हमारा जो भी बताना था हो गया, कुछ क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। उसके बाद सेमीकंडक्टर चालू करेंगे, जो कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर लिखे थे, वो वहाँ से चालू होगा मेन आपका टॉपिक, ठीक है। ये पूरा बेसिक था। बेसिक में आपको कितना मज़ा आया, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं, आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए, ताकि अगर आपको सही में समझ में आ रहा है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जैसा कि मैं कल भी बताया था। तो फिर नेक्स्ट वीडियो और एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट के साथ आपके साथ प्रस्तुत करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।